हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने ब्रेस्ट के एनाटॉमी पढ़ी और एनाटॉमी में हम लोगों को एक चीज समझनी है कि जितनी भी हम लोगों ने अभी तक एनाटॉमी देखी है ब्रेस्ट की, उसमें जो डिसीज होता है वो एग्जैक्टली कौन सी लोकेशन पे लोकेट करता है, उसके अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट प्लान करना होता है। दूसरी चीज हम लोगों को क्या समझनी है कि एनाटॉमी में जनरली जो कार्सिनोमा के पेशेंट होता है उसमें पूरे एनाटॉमी डिस्टॉर्टेड होती है, तो उस समय में हम लोगों को क्या प्लान ऑफ मैनेजमेंट रहना चाहिए हमारा, ये चीज समझने के लिए हम लोगों को पूरा डिटेल में एनाटॉमी पता होना चाहिए। अब जब हम लोग कोई डिसीज देखते हैं, जैसे कि हम लोग अभी आज पढ़ने वाले हैं हमारा मास्टाइटिस, ठीक है, तो मास्टाइटिस में ये जो मास्टाइटिस है या फिर ये जो इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रेस्ट टिश्यूज है या फिर मेमोरी ग्लैंड है, वो एग्जैक्टली कहाँ पे है, उसके बेसिस पे उसके टाइप्स आते हैं। इसलिए हम लोगों को ये जो एनाटॉमी का पार्ट है वो हम लोगों को पता होना चाहिए। दूसरी चीज, जब कार्सिनोमा के पेशेंट हम लोग डील करते हैं तो कार्सिनोमा के पेशेंट में भी मोस्टली एनाटॉमी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जब हम लोग डिसेक्शन करते हैं स्पेशली या फिर सर्जरी करते हैं, तो सर्जरी के समय पे यहाँ पे जितना भी नर्व सप्लाई है और लिम्फेटिक ड्रेनेज जो है, जो कि हम लोगों को कार्सिनोमा के पेशेंट में ज्यादातर डील करना होता है, वो अगर हम लोगों को पता होता है तो हम लोग सर्जरी जो प्लान करनी है वो बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। इसलिए जब भी आप कोई डिसीज पढ़ो, पहले हम लोगों को वो ऑर्गन की कौन सा भी ऑर्गन है, सर्जरी में सबसे इम्पोर्टेंट हम लोगों को उसकी एनाटॉमी होती है, क्योंकि जो एनाटॉमी सर्जरी या फिर कोई डिसीज की वजह से यहाँ पे डिस्टॉर्टेड हुई, उसको हम लोगों को सही जगह पे लाना होता है, इसीलिए एनाटॉमी मस्ट है। आज हम लोग देखने वाले हैं हमारा मास्टाइटिस। अब आपके सिलेबस में एक ही वर्ड आया है ब्रेस्ट एब्सिस, लेकिन ये जो ब्रेस्ट एब्सिस है एक्चुअली मास्टाइटिस ये टर्म के अंदर आता है। दूसरी चीज हम लोगों को दूसरा डिसीज जो है कौन सा देखना है, हमारे नियोप्लाज्म या फिर हम लोग ब्रेस्ट ट्यूमर बोल सकते हैं। तो ट्यूमर्स में हम लोगों को दो टाइप के ट्यूमर देखने हैं, एक तो नॉन कैंसरस मतलब नॉन मैलिग्नेंट और दूसरा जो होता है वो मैलिग्नेंट, ठीक है। तो नॉन मैलिग्नेंट मतलब बिनाइन ट्यूमर भी कह सकते हैं। तो बिनाइन ट्यूमर में मोस्टली क्या आते हैं, जैसे कि हमारा फाइब्रॉइड, ठीक है। दूसरी चीज आते हैं हमारा फाइलॉइड ट्यूमर्स, ठीक है। तो ये जो नॉन कैंसरस या फिर बिनाइन ट्यूमर्स है उसको हम लोगों को कैसे मैनेज करना है वो हम लोग ये डिसीज में पढ़ेंगे। तीसरी चीज जो पढ़ेंगे हम लोग कार्सिनोमा ब्रेस्ट, जिसके ऊपर आपको 15 मार्क का भी क्वेश्चन आ सकता है, मतलब लॉन्ग आंसर क्वेश्चन इस पे आ सकता है। इसलिए कार्सिनोमा ब्रेस्ट जो है हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। आज के लेक्चर में फोकस करेंगे हमारे मास्टाइटिस पे, और उसमें से स्पेसिफिकली अगर हम लोग देखेंगे तो हमारे जो ब्रेस्ट एब्सिस है, जो कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर आपको मास्टाइटिस ये वर्ड आपको वाइवा में भी पूछ सकते हैं कि एग्जैक्टली मास्टाइटिस कितने टाइप का होता है और वो कहाँ कहाँ पे होता है, और ब्रेस्ट एब्सिस एक्चुअली में किस होता है। अगर जनरली देखा जाए तो मास्टाइटिस में हम लोगों को आइटिस ये वर्ड मिलता है। तो आइटिस का मतलब इन्फ्लेमेशन होती है, हम लोगों को पता है। तो मास्टाइटिस मतलब क्या हो गया, हमारे मेमोरी ग्लैंड या फिर हमारे ब्रेस्ट टिश्यू का यहाँ पे इन्फ्लेमेशन होगा। अब ये जो इन्फ्लेमेशन है वो कौन सी जगह पे होता है, उसके अकॉर्डिंग इसके 3 टाइप है। एक टाइप होता है हमारा सब अरियोला। सब अरियोला का मतलब है कि जो हमारा अरियोला है, ठीक है, यहाँ पे जैसे हमने कल एनाटॉमी पहले लेक्चर में एनाटॉमी पढ़ा कि ये हमारा अरियोला है और यहाँ पे हमारा निपल है, ठीक है। तो ये जो अरियोला का पार्ट है, जो कि पिगमेंटेड पार्ट होता है, इसके पेरीफेरी में या फिर इसके नीचे में यहाँ पे अगर कोई इन्फेक्शन होता है, ठीक है, इसके अंदर अगर कोई इन्फेक्शन होता है तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, उसको लेबल करना चाहिए सब एरियोला है, ठीक है। दूसरा जो टाइप आता है इसका इंट्रा मैमरी आता है। इंट्रा मैमरी का मतलब क्या है कि जो हमारा मैमरी ग्लैंड का मेन टिश्यू है, ठीक है, मैमरी ग्लैंड का या फिर ब्रेस्ट का मेन टिश्यू जो है ब्रेस्ट टिश्यू, उसमें हम लोगों को यहाँ पे इन्फ्लेमेशन या फिर कोई पस कलेक्शन मिलता है, उसको हम लोग कहते हैं इंट्रा मैमरी एब्सिस और इंट्रा मैमरी मास्टाइटिस। तीसरा हम लोगों को पढ़ना है रेट्रो मैमरी। रेट्रो का मतलब क्या हुआ, बिहाइंड द मैमरी ग्लैंड। अब ये बिहाइंड द मैमरी ग्लैंड मतलब कहाँ पे आएगा, ये हमारा जो मस्कुलर स्ट्रक्चर है या फिर पेक्टोरालिस का एरिया है, वहाँ पे हम लोगों को अगर कोई एब्सिस मिलता है या फिर कोई इन्फ्लेमेशन मिलता है तो उसको हम लोग कहेंगे रेट्रो मैमरी मास्टाइटिस, ठीक है। तो ये 3 टर्म हम लोगों को थोड़ा डिटेल में जानना है, इसके रीजन क्या हो सकते हैं, क्या क्या यहाँ पे रिस्क फैक्टर हो सकते हैं जो कि हम लोगों को समझने हैं, और हम लोगों को जब कोई क्वेश्चन आता है इसके ऊपर तो हम लोगों को क्या एग्जैक्टली मेंशन करना है वहाँ पे, वो हम लोग देखो। जब हम लोग मास्टाइटिस का पेशेंट को डील करते हैं तो हम लोगों को ये देखना
देखा जाता है कि जनरली जो मास्टाइटिस होता है ये लैक्टेटिंग मदर में जाता है। अब लैक्टेटिंग मदर में यहाँ पे मास्टाइटिस होने के रीजंस भी है, जैसे कि कोई क्रैक निपल हुआ, अगर कोई बेबी है वो फीडिंग कर रहा है, ठीक है, जब बेबी फीड करता है तो होता क्या है कि जब भी वो मिल्क सक करता है और उसके बाद में कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमारे बेबी के माउथ होता है वो तो माउथ जो है फिर पूरी नेजल कैविटी का भी पार्ट जहाँ पे बैक्टीरिया की ग्रोथ थोड़ी ज़्यादा होती है, जब यही बैक्टीरिया क्रैक निपल के थ्रू ब्रेस्ट टिश्यू में आते हैं वो इन्फ्लेमेशन करते हैं, ठीक है, वही उसका कॉल की ग्रोथ करेंगे, उसके बाद में वो इन्फ्लेमेशन होगा, तो वो एरियोला में होगा तो सब एरियोला होगा, मैमरी ग्लैंड के बीच में मतलब इंट्रामेमरी होगा। अगर यही इन्फेक्शन किसी को और वजह से, ऐसा नहीं कि सिर्फ क्रैक निपल से ही जाएगा, दूसरी भी कुछ चीज़ें होती है जो फैक्टर यहाँ पे ऐड करने हैं हम लोगों को। अगर हम लोग पोस्ट मेमोरी या फिर हमारा रेट्रो मेमोरी जो एक्सिस होता है उसके बारे में देखते हैं तो कोई चेस्ट ट्रॉमा हो सकता है जिसकी वजह से पेक्टोरल एरिया में यहाँ पे कोई हेमाटोमा बना है, कोई स्पाइन का डिसऑर्डर होगा जहाँ पे कोई ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होगी, वही ग्रोथ हमारी पेक्टोरलिस एरिया को, पेक्टोरलिस मेजर एरिया को हमारी इन्वेड कर, इसकी वजह से भी यहाँ पे एक्सिस हो सकता है। तो इसलिए ये जो कॉजेस है हम लोगों को डिटेल में देखने हैं कि कौन सा एरिया है जो इन्फेक्शन के लिए सोर्स है, ठीक है। तो जब हम लोग पहले देखते हैं हमारा सब एरियोलर मास्टाइटिस, अब ये जो सब एरियोलर मास्टाइटिस है एक्चुअली इसके दो फॉर्म होते हैं, एक तो ये एक्यूट हो सकता है या फिर ये क्रॉनिक हो सकता है, ठीक है, एक्यूट भी हो सकता है, क्रॉनिक भी हो सकता है। लेकिन अगर हम लोग देखेंगे पेशेंट में जब पेन होता है तो हमारे पास वो एक्चुअली एक्यूट कंडीशन में ही आता है, लेकिन जब कोई पेशेंट ऐसा होगा जहाँ पे आपने एक्यूट कंडीशन में उसको ट्रीट किया है सिर्फ एंटीबायोटिक थेरेपी से, इसका जो पस होता है वो ड्रेन नहीं किया है, और अगर ये पस ड्रेन नहीं किया तो वो थोड़ा सा लोकलाइज हो जाएगा और वहीं पे एक एंटीबायोमा नाम की टर्म होती है वो एंटीबायोमा फॉर्म होगा, उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे हम। तो एंटीबायोमा जब फॉर्म होगा तो वो जो एरियोलर एक्सिस है या फिर सब एरियोलर मास्टाइटिस है वो एक क्रोनिसिटी में चला जाएगा। मतलब क्या होगा कि वो जो एंटीबायोमा या फिर वही कोई जो पस कलेक्शन है जो आपने ड्रेन नहीं की वो वहाँ पे लोकलाइज हो जाएगा, कुछ दिन के बाद पेन कम हो जाएगा, लेकिन वो इन्फ्लामेशन या फिर इन्फेक्शन जो है वहीं पे लोकलाइज हो जाएगा। कुछ दिन के बाद फिर से पेशेंट में पेन होने लगेगा, फिर से कोई इन्फेक्शन वहाँ पे इन्वेड हो गया तो वही जो पुराना इन्फेक्शन था वो और एग्रेसिव हो जाएगा और फिर वो हमारी एक्यूट और क्रोनिक कंडीशन में था। मतलब क्या होगा, ये क्रोनिक कंडीशन थी अब एक्यूट फिर से हो गई, इसका मतलब क्या होगा एक्यूट और क्रॉनिक कंडीशन या फिर एक्यूट और क्रॉनिक मास्टाइटिस, ठीक है। तो सब एरियोलर के दो फॉर्म हम लोगों को मिलते हैं, एक एक्यूट होता है दूसरा क्रॉनिक होता है। अब इसके रीजन क्या क्या हो सकता है, पहला रीजन हम लोग देखते हैं तो क्रैक निपल। अब क्रैक निपल में उससे होता क्या है, जब भी बेबी के मुंह से कोई बैक्टीरिया या फिर कोई हाइजीनिक मेंटेन ना करना हो उसकी वजह से कोई बैक्टीरिया यहाँ पे इन्वेड होगा तो उसकी वजह से यहाँ पे जो हमारा एरियोलर रीजन है यहाँ पे इन्फेक्शन होता है, ठीक है। ये जो एरियोलर रीजन होगा हम लोगों को क्या दिखेगा, थोड़ा रेड दिखेगा, इन्फ्लाम दिखेगा, यहाँ पे पस कलेक्शन दिख सकता है, फ्लक्चुएशन हो सकता है, ठीक है। तो ये साइन सिम्टम हम लोगों को देखते हैं अगर यहाँ पे एरियोलर रीजन में। और दूसरी चीज हम लोग को कॉजेस में क्या फाइंड आउट करना है, जो निप्पल है वो हम लोगों को अगर क्रैक्ड मिलता है या फिर थोड़ा रिट्रैक्टेड मिलता है तो पॉसिबल है कि यही से इन्फेक्शन हो, ठीक है। तो इसलिए पहले हम लोगों को क्रैक निप्पल देखना है या फिर कोई एरियोलर साइन है जो हम लोगों को दिख रहा है, कोई क्रैक है या फिर कोई इन्फेक्शन ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट है, उसकी वजह से अगर पीछे में एक्सिस बन रहा है, मास्टाइटिस बन रहा है तो वो हम लोगों को कॉज फाइंड आउट हो जाएगा। इसलिए पहला कॉज क्या होगा इसका, क्रैक निप्पल या फिर क्रैक एरियोला या फिर ओल्ड इन्फेक्शन एंड एरियोला। दूसरा यहाँ पे क्या देखना है, इन्फेक्टेड ग्लैंड ऑफ मॉन्टेगमेरी। अब जो हमने मॉन्टेगमेरी ग्लैंड देखी और ट्यूबरकल ऑफ मॉन्टेगमेरी देखा वो क्या है, जो हमारा एरियोलर रीजन है वहाँ पे हमारे सीबासियस ग्लैंड होती है, ठीक है। अब क्या होता है कि ये जो सीबासियस ग्लैंड है ये सीबम क्रिएट करती है या फिर सीबम सीक्रेट करती है। अब जब ये सीबम सीक्रेट हो रहा है तो ये डक्ट के थ्रू हमारी एरियोलर रीजन में ये ओपन होते हैं और ये एरियोलर रीजन से हमारे निप्पल को ये ऑयल प्रोवाइड करते हैं, फिर थोड़ा सा यहाँ पे ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से मदर में जो हम लोगों ने कल देखा कि ड्राइनेस जो होता है या फिर निप्पल का जो क्रैकिंग होता है वो अवॉइड होता है। अब यहाँ पे मान लो कि ये जो सब ट्यूबरकल ऑफ मॉन्टेगमेरी या फिर हमारी सीबासियस ग्लैंड है इसमें एक डक्ट प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये डक्ट प्रेजेंट होती है जो कि हमारी एरियोलर स्किन पे ओपन होगी। अगर यहाँ पे ये जो डक्ट है ये सीबम कलेक्शन की वजह से या फिर कोई इन्फेक्शन की वजह से यहाँ पे ब्लॉक हो गए तो क्या होगा, ये जो कलेक्शन है या फिर ये जो सीबम है ओपन नहीं आएगा,
इसकी वजह से यहाँ पे तो ड्राइनेस होगा ही, लेकिन ये जो स्टैसिस हुआ यहाँ पे सेबम का, वो यहाँ पे कंटिन्यू यहाँ पे कलेक्शन होता जाएगा हमारे सीबेसियस ग्लैंड में। और ये जो ग्लैंड का सिक्रेशन है, ये जो ऑयली सिक्रेशन है, इसमें अल्टीमेटली कोई इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होगा। इसका मतलब है पहले डक्ट का स्टैसिस होगा, उसके बाद में यहाँ पे कलेक्शन होगा, और जो कलेक्टेड सेबम है उसमें इन्फेक्शन हो सकता है। जैसे कि हम लोग स्किन पे भी कोई इन्फेक्टेड सीबेसियस सिस्ट देखते हैं, सेम उसी तरह हमारे ब्रेस्ट में जो सीबेसियस ग्लैंड है वो अगर इन्फेक्टेड होती है तो उसकी वजह से भी हम लोगों को सब अल्वेओलार मास्टाइटिस देखने को मिल सकता है, जिसको हम लोग कहते हैं इन्फेक्टेड ग्लैंड ऑफ मैटरनरी, मतलब जो सीबेसियस ग्लैंड होती है उसका इन्फेक्शन दूसरा सोर्स है। तीसरा सोर्स क्या है, यहाँ पे फिरंकल हो सकता है, और वो भी हमारे एरियोला के रीजन। ठीक है, अगर एरियोलर रीजन में अगर फिरंकल का इन्फ्लामेशन हो रहा है, फिरंकल हो रहा है, तो क्या होगा, वहाँ पे इन्फेक्शन एरियोला के पेरिफेरी में या फिर एरियोला के जो डाउन साइड वाला एरिया होगा, तो वहाँ पे इन्फेक्शन होना कॉमन होगा। ये तीसरा रीजन है। चौथा रीजन क्या हो सकता है, जो हमारे ग्लैंड्स होते हैं, जब ब्लॉकेज ऑफ डक्ट्स ऑफ दिस ग्लैंड्स, मतलब जो मॉन्टेगनरी ग्लैंड है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया, ये जो ग्लैंड्स है इसका अगर ब्लॉकेज होता है, स्टैसिस होता है, तो क्या होगा कि यहाँ पे इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ेंगे, इसीलिए यहाँ पे सब एरियोलर मास्टाइटिस दिखेगा। और ये दूसरा चीज जो होता है, इट कैन बी ऑफन एसोसिएटेड विद डक्ट एक्टासिया। अब डक्ट एक्टासिया का मतलब क्या होता है कि जो हमारे लैक्टिफेरस डक्ट होती है, जो कि हमारे निपल के ऊपर होती है, और यहाँ पे एक एरिया होता है जिसको हम लोग कहते हैं लैक्टिफेरस साइनस। अब ये जो डायलेटेड एरिया है, ऐसा ही डायलेटेशन हमारी ट्यूब में दिखता है या फिर डक्ट में दिखता है। ठीक है, तो ये जो हमारी लैक्टिफेरस डक्ट है, ये यहाँ पे डायलेट हो जाती है, और ये डायलेट होने की वजह से क्या होता है कि जो हमारा इसका पेरिफेरल एरिया है, डक्ट के पेरिफेरल एरिया में इन्फ्लामेशन होना स्टार्ट होता है। ठीक है, और यही इन्फ्लामेशन कहलाता है, या फिर ये जो डायलेटेशन हुआ इसको हम लोग कहते हैं डक्ट एक्टासिया। और यही डक्ट एक्टासिया एक्चुअली इन्फेक्शन अगर होता है तो वहाँ पे एब्सिस फॉर्मेशन का काम करता है। अगर यहाँ पे एब्सिस फॉर्म हुआ, एब्सिस फॉर्म होने की वजह से जो पस है उसकी वजह से हम लोगों को कभी कभी साइनस देखने को मिल सकता है, और उसके साथ साथ अगर साइनस हो रहा है तो अल्टीमेटली फिस्टुला में फॉर्म कर सकता है। इसका मतलब है कि ब्रेस्ट टिश्यू में अगर हम लोगों को फिस्टुला दिख रहा है, तो फिस्टुला का जो मैनेजमेंट होगा एक्चुअली, जैसे कि हम लोग एनेरिज्म का फिस्टुला ट्रीट करते हैं, जैसे कि उसको फिस्टुलोटॉमी करके ले ओपन करके हम लोग छोड़ सकते हैं, और जो ग्रेनुलेशन टिश्यू बना उसको हम लोग एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो सेम इसी तरह हम लोगों को ब्रेस्ट टिश्यू में भी फिस्टुला दिख सकता है, जिसका मैनेजमेंट हम लोग बोटॉक्स से कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ब्रेस्ट टिश्यू में भी हम लोगों को साइनस फाइंड आउट करना है। अगर साइनस दिख रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं अंदर इन्फेक्शन हो सकता है, और ये फिस्टुला फॉर्म कर सकता है। और ये किसकी वजह से होगा, हमारी डक्ट एक्टासिया की वजह से होगा। अब यहाँ पे ये जो सब एरियोलर इन्फेक्शन होता है, ये मोस्ट कॉमन किसमें का कॉमन है, नॉन लैक्टेटिंग वुमन। ये जो सब एरियोलर रीजन का मास्टाइटिस होता है वो नॉन लैक्टेटिंग वुमन में ज्यादा देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू लैक्टेटिंग वुमन। ठीक है, क्योंकि जनरली क्या होता है कि जो प्रेगनेंसी का टाइम होता है उसके टाइम पे जनरली ये इन्फेक्शन पहले कम होते हैं, लेकिन जैसे प्रेगनेंसी डेवलप होती है या फिर प्रेगनेंसी थोड़ा सा आगे चलती है, मतलब 9 मंथ तक अगर देखेंगे तो ये जो हमारे ग्लैंड्स है ये ज़्यादा डेवलप होती है, और जो मैटरनरी प्यूबर्टल हमने देखा उसका प्रोग्रेशन प्यूबर्टी में ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसलिए जनरली जो मास्टाइटिस होते हैं वो कॉमनली हमारे लैक्टेटिंग मदर में होते हैं, लेकिन उसमें जो लैक्टेटिंग मदर में कॉमन होने वाला मास्टाइटिस वो रेट्रोमैमर होता है। जो सब एरियोलर होता है वो कॉमन होता है नॉन लैक्टेटिंग वुमन। ठीक है, तो नॉन लैक्टेटिंग वुमन में हम लोगों को यहाँ पे सब एरियोलर दिखता है, और जो लैक्टेटिंग मदर होती है उसमें हम लोगों को रेट्रोमैमरी कॉमन, सॉरी रेट्रोमैमरी नहीं, इंट्रामैमरी। ठीक है, इंट्रामैमरी मास्टाइटिस हम लोगों को कॉमन देखने को मिलता है। यहाँ पे रिस्क फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, रिस्क फैक्टर में देखेंगे तो डायबिटीज पेशेंट मोस्ट कॉमन हो सकते हैं, स्मोकिंग एक फैक्टर हो सकता है, और क्रैक नेपल एक फैक्टर हो सकता है, जहाँ पे हम लोगों के ये जो फैक्टर्स है अगर रिस्क फैक्टर कंसिडर कर सकते हैं, जिसकी वजह से चांसेस ऑफ मास्टाइटिस बढ़ जाए। ठीक है, अब हम लोगों को ये देखना है कि जो हमारा सब एरियोलर मास्टाइटिस है उसमें हम लोगों को क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या मिलेंगे। जब भी आप कोई पेशेंट देखोगे मास्टाइटिस का, और आपको कोई एरियोलर टिश्यू के अंदर, मान लीजिए हमारा एरियोलर यहाँ पे इन्फ्लेमेशन दिख रहा है, रेडनेस दिख रहा है,
तो इसका मतलब है कि ये कहीं ना कहीं हमारी सब एरियोलर मास्टर्टिस का टाइप है। लेकिन यही मास्टर्टिस अगर हम लोग क्लिनिकल फीचर्स क्या मिलते हैं वो अगर समझ में आते हैं तो हम लोग इसका फाइनल डायग्नोसिस भी एज ए क्लिनिकल बेसिस कर सकते हैं। तो हम लोग को क्या मिलेगा, पहले तो रेडनेस दिखेगी, ऑब्वियसली यहाँ पे इन्फ्लामेशन है तो रेडनेस दिखेगी, इन्फ्लाम और एडेमाटस एरियोला दिखेगी, ठीक है। तो यहाँ पे रेडनेस है, इन्फ्लामेशन है और एडेमाटस मतलब वहाँ पे कहीं ना कहीं फ्लूइड कलेक्शन भी होगा, जो हमारा इन्फ्लामेशन होता है वैसे थोड़ा फ्लूइड सिक्रेशन होकर हमारा एडेमा बनेगा और एडेमाटस हमारा एरियोला हम लोगों को यहाँ पे देखने मिलता है। विथ टेंडर स्वेलिंग अंडरनेथ, मतलब ये जो एरियोला होगा इसके अंडरनेथ, इसके बिहाइंड हम लोगों को यहाँ पे टेंडर स्वेलिंग नजर आएगी, ठीक है। तो हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना, पहले तो यहाँ पर रेडनेस मिलेगी, इन्फ्लामेशन मिलेगा, दूसरी चीज हम लोगों को एडेमाटस एरियोला मिलेगा, ठीक है। तो जितना भी यहाँ पे पैथोलॉजी है वो सिर्फ एरियोला के यहाँ पे लिमिटेड है, ठीक है। एरियोलर रीजन में ही लिमिटेड है, जो स्वेलिंग भी है उसी के नीचे, ठीक है। स्वेलिंग भी है तो उससे हमारे एरियोला के नीचे ही मिलेगी, यहाँ पे पेरिफेरल स्वेलिंग नहीं, ठीक है। तो जब भी हम लोग सब एरियोलर पेशेंट को हम लोग डायग्नोसिस कर रहे हैं तो उसके बाद में हम लोगों को एक चीज ध्यान में रखनी है कि जितना भी पैथोलॉजी है हमारी एरियोला में होना चाहिए, ठीक है। इसमें हमारा डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या हो सकता है, पैजेट डिसीज हो सकता है निपल का। पैजेट डिसीज के बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे हमारे कार्सिनोमा ब्रेस्ट में, ठीक है। अब इसके बाद में हम लोग देखते हैं इसका ट्रीटमेंट प्लान क्या होना चाहिए। जैसे कि हम लोग देखते हैं कोई भी एक्सिस अगर होता है और बस कलेक्शन होता है उसको हम लोग ड्रेन करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं IND, मतलब इंसिजन एंड ड्रेनेज करना चाहिए। अब ये जो IND हम लोग करते हैं, मान लो किसी वजह से पेशेंट ने IND करने से मना कर दिया तो हम लोग क्या करेंगे, इसका कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट प्लान करेंगे, ठीक है। अब कंजर्वेटिव में हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे एंटीबायोटिक थेरेपी, ठीक है, एंटीबायोटिक थेरेपी देनी है, एंटी इंफ्लामेटरी यूज करने हैं, ठीक है, एंटी इंफ्लामेटरी यूज करने हैं और इसके साथ में हम लोग एंटासिड यूज करते हैं, ठीक है। तो लोकल कोई ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हम लोग, सिस्टमिक एंटीबायोटिक दे रहे, इसके बाद में एंटी इंफ्लामेटरी दे रहे और एंटासिड दे रहे। लेकिन अगर मान लो ये एक्सिस अगर हम लोग ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये क्रोनिसिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। इसीलिए जब भी कोई पेशेंट आपके पास सब एरियोलर एक्सिस लेके या फिर सब एरियोलर मास्टाइटिस लेके आना है तो उसमें चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए, IND, मतलब वो बस आपको ड्रेन करना ही करना है, जो मस्ट हैव ड्रेन पर्पस। बिकॉज यहाँ पे अगर हम लोग एंटीबायोटिक देंगे अंडर कवर ऑफ एंटीबायोटिक फर्स्ट ड्रेनिंग बाय मेकिंग सब एरियोलर इंसिजन, तो ये IND है। जब हम लोग देखेंगे ये हमारा एरियोला है तो सब एरियोला कैसे लेंगे हम लोग, यहाँ पे नीचे साइड से, मतलब इंफीरियर साइड से, यहाँ पे एरियोला के रीजन में, मतलब जो एरियोला का अलॉन्ग इंसिजन हम लोग लेंगे ताकि जो इंसिजन है हम लोगों को बाहर के ब्रेन ब्रेस्ट टिश्यू में ना दिखे, इसलिए ये इंसिजन जो होगा हम लोगों को यहाँ पे इंफीरियर साइड पे लेना है। दूसरी चीज क्या होता है कि जितना भी फर्स्ट कलेक्शन है तो वो ग्रेविटी के हिसाब से यहाँ पे नीचे आएगा, इंफीरियर साइड पे आएगा, इसीलिए जब भी हम लोग इंसिजन लेंगे तो वो डिपेंडेंट साइड पे, ठीक है। तो ये इसका ट्रीटमेंट होता है। अगर हम लोग प्लान कर रहे हैं हमारी सर्जरी का तो हम लोगों को एंटीबायोटिक भी देना है, क्योंकि एंटीबायोटिक हमारे पेशेंट के इन्फेक्शन को कवर करना है, ठीक। ये हुआ हमारा सब एरियोलर मास्टाइटिस। दूसरा टाइप आता है इसका इंट्रामेमोरी मास्टाइटिस, जिसको कि हम लोग कॉमनली जानते हैं ब्रेस्ट एक्सिस के नाम से, ठीक है। जब ब्रेस्ट एक्सिस हम लोग बात करते हैं इसके भी दो टाइप्स होते हैं, या फिर दो टाइप में हम लोग इसको पढ़ते हैं, पहला लैक्टेशनल और दूसरा होता है नॉन लैक्टेशनल, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमने सब एरियोलर में देखा तो सब एरियोलर में हम लोगों को एक चीज पता चली कि नॉन लैक्टेटिंग फीमेल्स में, नॉन लैक्टेटिंग मदर्स में, वुमेन्स में हम लोगों को सब एरियोलर कॉमन मिलता है, लेकिन लैक्टेटिंग मदर में हम लोगों को इंट्रामेमोरी कॉमनली देखने को मिलता है। अब यहाँ पर प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, पहला फैक्टर जैसे कि हमने सब एरियोलर में देखा क्रैक निपल, ये भी यहाँ पे फैक्टर हो सकता है। रिट्रैक्टेड निपल भी एक फैक्टर है जहाँ पे हम लोगों को इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होता है। इम्प्रॉपर क्लीनिंग ऑफ निपल, जब कोई हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहा तो ऑब्वियसली यहाँ पे इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए इम्प्रॉपर क्लीनिंग भी एक फैक्टर होता है जो हम लोगों को इंट्रामेमोरी एक्सिस डेवलप करने में यहाँ पे हेल्प करता है। दूसरी चीज क्या है यहाँ पे इनएडेक्वेट मिल्क सकिंग बाय बेबी और मिल्क एक्सप्रेशन कॉजिंग स्पैसिस। अब जो हमने देखा था कि जो हमारी लैक्टेज डक्ट है, अगर यहाँ पे स्पैसिस अगर होता है, मतलब मिल्क बाहर नहीं जा रहा है, तो यहाँ पे ये हमारी डक्ट में ये पूरा मिल्क सीक्रेट होता है लेकिन ये बाहर नहीं जाएगा,
दूसरी चीज़ क्या है कि इम्प्रॉपर सकिंग, मतलब बेबी से भी अगर सकिंग प्रॉपरली नहीं हो रहा है तो ये जो मिल्क पैसेज अगर होगा तो यहाँ पे इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ते हैं। इसलिए इनएडिक्वेट मिल्क सकिंग भी ये कॉज होता है हमारे इंट्रामेमल एक्सेस के लिए। दूसरी चीज़ क्या है, यहाँ पे इन्फेक्शन फ्रॉम माउथ और बेबी, जैसे कि हमने पहले भी बताया कि यहाँ पे माउथ का बेबी होता है वो जनरली ऑर्गेनिज्म के लिए ग्रोथ के लिए थोड़ा सा हेल्दी होता है। इसीलिए जब भी कोई माउथ में हमारे इन्फेक्शन के ऑर्गेनिज्म बढ़ते हैं तो यहाँ पे वही ऑर्गेनिज्म हमारे ब्रेस्ट टिश्यू में आएंगे, क्योंकि बेबी जब भी ब्रेस्ट फीडिंग करेगा तो ये पूरा इन्फेक्शन बेबी की थ्रू मदर के क्रैक निपल से यहाँ पे मैमरी ग्लैंड में जाएगा, वो इंट्रामेमरी एक्सेस फॉर्म करेगा। दूसरी चीज़ क्या है, हेमाटोमेटिक इन्फेक्शन, अगर कोई ट्रॉमा हुआ है, ठीक है, ब्रेस्ट टिश्यू में अगर ट्रॉमा हुआ वहाँ पे अगर हेमाटोमा होता है, अगर हेमाटोमा यहाँ पे इन्फेक्टेड हुआ है वो भी एक्सेस के फॉर्म में यहाँ पे डेवलप हो सकता है। ये पेशेंट में भी हम लोगों को क्लिनिकल फीचर जो होंगे वो ऑलमोस्ट हमारे सब रेगुलर मैस्टाइटिस की तरह ही मिलेंगे। हम लोगों को इन्फ्लेमेशन के पूरे साइन मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे पेन थोड़ा ज़्यादा होता है, ठीक है। और पेन का जो नेचर होता है वो कंटिन्यूस होता है और थ्रोबिंग पेन होता है, ठीक है। थ्रोबिंग पेन होता है और कंटिन्यूस पेन होता है। उसके साथ साथ हाई ग्रेड फीवर भी हम लोगों को यहाँ पे इंट्रामेमल एक्सेस में मिलता है, ठीक है। दूसरी क्या है, दूसरी चीज़ हम लोगों को मिलेगी डिफ्यूज रेडनेस होगा, टेंडरनेस हम लोगों को मिलेगा, वार्मनेस मतलब वहाँ पर टेम्परेचर बढ़ा हुआ मिलेगा, और ब्राउनी एक्यूमुलेशन इन द ब्रेस्ट। तो ये कुछ क्लिनिकल साइन जो हम लोगों को याद रखना है। पहला डिफ्यूज रेडनेस मिलेगा, टेंडरनेस होगा, वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा हुआ मिलेगा मतलब वार्मनेस होगा, और चौथा जो साइन होता है वहाँ पे ब्राउनी एक्यूमुलेशन हम लोगों को देखने मिलेगा, ठीक है। उसके साथ साथ कभी कभी पेशेंट में फ्लूइड डिस्चार्ज होता है निपल से हम लोगों को देखने मिलेगा, ठीक है। ये कॉमनली हमें मतलब ऐसा नहीं है कि हर बार हम लोगों को ये मिलेगी साइन सिम्टम, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो निपल से डिस्चार्ज आता है वो फ्लूइड हम लोगों को इंट्रामेमल एक्सेस में मिलता है। हम लोगों को दूसरा क्लिनिकल फीचर मिलता है एंटायर ब्रेस्ट में इन्वॉल्व इवेंचुअली, मतलब कभी कभी क्या होता है कि ये हमारा समझो ब्रेस्ट टिश्यू है और इंट्रामेमल एक्सेस मान लो यहाँ पे ऊपर, ठीक है, मतलब ये हमारे यहाँ पे निपल का एरिया है, यहाँ पे आयोला है, और ये पूरा ब्रेस्ट टिश्यू एरिया है। सब एक्सेस जो होते हैं मोस्टली इसी एरिया में हम लोगों को मिलेगी। इंट्रामेमल एक्सेस हम लोगों को यहाँ पे मिडल में मिलेगी, ठीक है। ये जो मिडल का एरिया है कभी कभी क्या होता है कि जो इंड्यूरेशन है ये पूरा ब्रेस्ट को रिकवर कर सकता है, ठीक है। इसलिए इवेंचुअली मतलब कभी रेयरली हम लोगों को ये मिल सकता है कि इंड्यूरेशन पूरे ब्रेस्ट में होता है। तो इसलिए दूसरी चीज़ हम लोगों को ध्यान रखनी है एंटायर ब्रेस्ट में हुआ। उसके बाद में ओकेजनली टेंडर फ्लक्चुएंट फीलिंग ऑलमोस्ट 10% इसका प्रमाण होता है। लिमिटेड मतलब यहाँ पे फ्लक्चुएशन भी आपको फेल होगा, क्योंकि एक्सेस से फर्स्ट कलेक्शन होगा तो फ्लक्चुएशन हम लोगों को पॉजिटिव मिलेगा। अल्सरेशन एंड डिस्चार्ज का नॉकर्स अगर लेटर में अगर इसको हम लोग ट्रीट नहीं करते हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पे अल्सर हो सकता है, क्योंकि ये जो पस है एक्चुअली अल्टीमेटली ये ड्रेन होना चाहिए। अगर ये ड्रेन नहीं होगा तो यहाँ पे इन्फेक्शन होकर अल्सरेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरी चीज टेंडर एक्सिलरी लिम्फ नोड में भी पाल्पेबल, क्योंकि यहाँ पे इन्फेक्शन है तो लिम्फ का ड्रेनेज जो होता है ऑब्वियसली हमारे एक्सिलरी नोड से भी होता है, तो इसलिए लिम्फ नोड जो होता है हमारे एक्सिला के वो हम लोगों को यहाँ पे पाल्पेबल मिलेंगे, क्योंकि इन्फ्लेमेशन है, यहाँ पे इन्फेक्शन है तो लिम्फ नोड का स्वेलिंग आना कॉमन है, ठीक है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस में अगर हम लोग इसको देखते हैं तो जो हमारा एक वर्स्ट टाइप ऑफ कैंसर जिसको हम लोग कहते हैं, ब्रेस्ट कैंसर का सबसे वर्स्ट टाइप जिसको हम लोग कहते हैं वो इन्फ्लामेटरी कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट होता है। और ये जो कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट है इन्फ्लामेटरी टाइप का, इसका जो प्रोग्नोसिस होता है, इसका प्रोग्नोसिस सबसे बैड माना जाता है। मतलब अगर पेशेंट में इन्फ्लामेटरी कार्सिनोमा है तो पेशेंट में सर्वाइवल के चांसेस यहाँ पे कम होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा इन्फ्लेमेटरी कार्सिनोमा ब्रेस्ट हम लोगों को हमारे नॉर्मल ब्रेस्ट एक्सिस से इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि जब कार्सिनोमा होगा तो बाकी के भी फीचर्स मिलेंगे, जैसे कि कोई वेट लॉस है, कोई मास्टरपीस का पहला पुराना भी केस हो सकता है, पूरा ब्रेस्ट इन्वॉल्व है, तो ऐसे टाइम में हम लोगों को यहाँ पे इससे एक्सक्लूड करना है कि ये इन्फ्लेमेटरी चेंजेस जो है वो कार्सिनोमा की वजह से नहीं है और वो सिर्फ हमारा मास्टरपीस से इसको हम लोगों को इवेल्युएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए डिफरेंशियल डायग्नोसिस हमेशा ध्यान में रखना है। इन्वेस्टिगेशन हम लोग क्या करेंगे, कुछ ब्लड टेस्ट करेंगे, जैसे कि हमारा CBC है जहाँ पे हम लोग WBC काउंट करेंगे, ठीक है। WBC काउंट अगर रेज मिलेगा तो इसका मतलब हम लोगों को इन्फेक्शन का यहाँ पे जितना ये है मतलब सीवियरिटी कितना है वो हम लोगों को समझ में आ जाएगा। उसके बाद में डिफरेंशियल काउंट में हम लोग प्रोटोफिल देखेंगे, ठीक है, मोनोसाइट्स देखेंगे, ये सब हम लोगों को डिफरेंशियल काउंट में देखना है। USG ब्रेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोगों को कार्सिनोमा इवेल्युएट करना है या फिर
एक्सिस इवेलुएट करना है तो हम लोग यूएजी ब्रेस्ट करके देख सकते हैं कि वो सिंपल एक्सिस है या फिर इन्फ्लेमेटरी कार्सिनोमा या फिर और कोई पैथोलॉजी। ठीक है, अब इसके बाद में एक बार हम लोग इसका ट्रीटमेंट प्लान देखेंगे तो सेम जैसे कि हमने सब एलुलर इंसिजन या सब एलुलर टाइप में देखा, हम लोग यहाँ पे भी एंटीबायोटिक यूज करेंगे। एंटीबायोटिक में जब हम सेफालोस्पोरिन यूज कर सकते हैं, फ्लूक्लोक्सेसिन हम लोग यूज कर सकते हैं, उसके बाद में हम अमोक्सिसिलिन यूज कर सकते हैं, या फिर अगर इससे भी कवर नहीं हो रहा तो हम लोग इमिपेनिन ग्रुप भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, इमिपेनिन ग्रुप में हम लोग मेरोपेनिन कॉमनली यूज करते हैं, तो वो भी हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी ऑफ इन्फेक्शन। ठीक है, और यहाँ पे जो कॉमनली इन्फेक्शन देखा जाता है वो स्टेफिलोकोकस ऑरियस का देखा जाता है। ठीक है, स्टेफिलोकोकस ऑरियस का, ऐसा नहीं कि सिर्फ यहाँ पे सिर्फ स्टेफिलोकोकस ऑरियस से मिलेगा, हम लोगों को स्ट्रेप्टोकोकस ऑर्गेनिज्म में मिलते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस भी यहाँ पे इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, अब उसके बाद में हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे जो एक्सेस बना है इंट्रामेमोरी उसको रिपीटेडली यूएजी गाइडेड हम लोगों को एस्पिरेट करना है। अगर हम लोग एस्पिरेट नहीं करना चाहते हैं तो सीधे सीधे हम लोगों को जनरल एनेस्थीसिया में ये पूरा जो एक्सेस है अच्छे से ड्रेन करना है। जब भी हम लोग पेशेंट में ये एक्सेस ड्रेन करते हैं, मतलब आईएनडी करते हैं, तो हमें एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि जब हम लोग आईएनडी कर रहे हैं तो जो भी हमारे ब्रेस्ट टिश्यू में एक्सेस बना है उसको पूरे लोकुला ब्रेक होने चाहिए। अब एक्सिस ड्रेन कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि जितने भी हमारे पर्स के लोकुला है अंदर यहाँ पे बने हुए पूरी अगर ब्रेक होते हैं तभी जाके एक्सिस हम लोगों को पूरा ड्रेन करता हुआ दिखता है, नहीं तो इसका रिकरेंस होना यहाँ पे कम होता है। एक भी अगर लोकुला हमसे छूटता है वहाँ पे तो उसकी क्रोनिसिटी बढ़ जाती है, यही पेशेंट आपके आगे चल के फिर से क्रोनिक कंडीशन लेके आपके पास आ सकते हैं, रिकरेंस की कंडीशन लेके। ठीक है, इसीलिए जब भी आईएनडी करो तो आपको वो अच्छी तरह से ड्रेन करना है। अब जब हम लोग इसका आईएनडी करते हैं, एक्चुअली जब आईएनडी करेंगे हम लोगों को तो इंसिजन कैसे लेना है उसके बारे में काम बताइएगा। ऐसे मान लीजिए हमारा निप्पल है और ये पूरा हमारा एक्सिस का एरिया है। ठीक है, यहाँ पे मान लो एक्सिस हुआ है। अब यहाँ पे एक प्रिंसिपल ऐसे यूज किया जाता है कि जहाँ पे मोस्ट फ्लक्चुएट पार्ट है, ठीक है, मोस्ट फ्लक्चुएट पार्ट है वहाँ पे हम लोगों को इंसिजन लेना है, क्योंकि वहाँ से पल्स ड्रेनेज अच्छे से हो सकता है। तो मान लो ये पूरा जो एरिया है हमारे ब्रेस्ट टिश्यू में कवर्ड है और ये हमारा इंट्रामेमोरी एक्सिस है। ठीक है, या फिर हमारा ब्रेस्ट एक्सिस जिसको हम लोग कहेंगे इंट्रामेमोरी मास्टाइटिस है। अब हम लोग इंसिजन तो कॉमनली यहाँ पे लेंगे क्योंकि ये मोस्ट फ्लक्चुएंट एरिया है। ठीक है, तो पस कलेक्शन पूरा यहाँ पे होगा, लेकिन ये जो पस कलेक्शन हुआ है एक्चुअली कभी कभी क्या होता है कि ये जो यहाँ से अगर पस पूरा ड्रेन नहीं होगा तो हम लोगों को एक काउंटर इंसिजन लेना होता है हमारा नीचे साइड से, मतलब इंफीरियर साइड। ठीक है, अब ये इंफीरियर साइड पे इंसिजन लेने का हमारा मोटिव क्या होता है, जो भी पस मान लो यहाँ पे फिर से कलेक्ट हो सकता है वो यहाँ से ये जो इंसिजन है जो हमने काउंटर ले लिया है उससे ये पूरा ड्रेन होते जाएगा। जो मेन इन्फेक्शन है वो तो यहाँ पे है और ये इंसिजन से हम लोगों ने लोकुला जो थे वो पूरे ब्रेक कर दिए, लेकिन कुछ कलेक्शन आगे भी रह सकता है तो वो डिपेंडेंट एरिया से ये बाहर आएगा, इसीलिए यहाँ पे आप लोगों को काउंटर इंसिजन लेना है। ठीक है, और दूसरी चीज हम लोगों को जब भी हम लोग क्लोजर करते हैं फिर कोई पेशेंट का एक्सेस यहाँ पे ड्रेन करते हैं उस समय पे हम लोगों को यहाँ पे कोरुगेटेड रबर ड्रेन शीट जो होती है सीआरपी जिसको हम लोग कॉमनली बोलते हैं वो हम लोगों को यूज करनी है। उसका जो हम लोगों को डायरेक्शन रखना है वो कैसे रखना है, ये जो इंसिजन है यहाँ से वो कोरुगेटेड रबर ड्रेन डालना है और ये जो डिपेंडेंट एरिया है यहाँ से उसको बाहर निकालना है, पेशेंट की जो वुंड आपने ओपन करी है उसमें ड्रेसिंग करना है। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, मतलब एक मेन इंसिजन यहाँ पे होगा और काउंटर इंसिजन होगा हमारे इंटीरियर या फिर डिपेंडेंट साइड ऑफ ब्रेस्ट। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा कि ये जो ब्रेस्ट है पूरा अच्छी तरह से ड्रेन होगा। अब यहाँ पे दूसरा है क्लोजिंग के लिए एक प्रिंसिपल हम लोग यूज करते हैं, जो वुंड होती है वो कभी हम लोग सूचर नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोगों को पता है कि जो पस होता है तो जनरली हम लोग वो क्लोज नहीं करते, लेकिन कुछ सर्जन है उसका एक्सपीरियंस बेस पे होता है ये सब चीज, तो कुछ क्लोजर ऐसे हम लोग कर देते हैं कि जहाँ पे हम लोग कोरुगेटेड रबर ड्रेन रख दिए उसके बाद में पूरा डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे एक्सेस भी क्लोज करते हैं। उसमें क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे अगर मान लीजिए इंसिजन लिया है तो ये जो इंसिजन है ये यहाँ पे सीआरडी रखा है और ये पूरी अच्छी तरह से हम लोग यहाँ पे अप्रोक्सीमेट करके
क्लोज कर देते थे विद द सूचर्स, ठीक है। और अच्छी तरह से यहाँ पे अगर ब्रेक कर लिया तो इसका मतलब पल्स कलेक्शन होने के चांसेस थोड़े से कम भी होते हैं, लेकिन जब हम लोग ये जो कैविटी है पूरी तरह से क्लोज कर देंगे तो यहाँ पे पल्स कलेक्शन होना नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए और अगर कुछ होता भी है तो यहाँ पे हम लोग ड्रेन करते हैं, इसीलिए सेफ भी हो जाता है हम लोग। इसलिए जब भी हम लोग पेशेंट देते हैं तो वो एक्सपीरियंस बेस होता है कि ये जो ड्रेसिंग है या फिर जो वुंड है हम लोग क्लोज करती है या नहीं करती है, ठीक है। अगर मान लो हम लोग ये क्लोज नहीं करते तो उसके बाद में हम लोग को क्या करना है, इसका डेली ड्रेसिंग करना, ठीक है, डेली ड्रेसिंग करना। अब ड्रेसिंग करते समय हम लोगों को एक चीज ध्यान में रखनी है कि अच्छी तरह से इसको वॉश करना है वुंड को। उसके बाद में रोल गॉज जो होता है, रोल गॉज हम लोग बेटाडीन से इसको सोक करेंगे और अच्छी तरह से ये जो कैविटी बनी उसके अंदर हम लोग यहाँ पे प्लेस कर देंगे ताकि कोई कलेक्शन होगा तो वो गॉज सोक कर लेगा, यहाँ पे पेशेंट को यहाँ पे अनकंफर्टेबल फील नहीं होना चाहिए, इसलिए रोल गॉज हम लोग यहाँ पे प्लेस करते हैं। दूसरी चीज, यहाँ पे रोल गॉज डालते समय एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, ये जो रोल गॉज आप डाल रहे हो वो जेंटली डालें, यहाँ पे इसको हार्शली नहीं डालना है, क्योंकि जब भी हम लोग पेशेंट के वुंड में अगर रोल गॉज डाल रहे हैं तो ग्रैनुलेशन भी हम पड़ने होना चाहिए। अगर एकदम पैक डाल लेंगे हम लोग यहाँ पे ये टाइटली अगर इसको क्लोज रखेंगे रोल गॉज को तो जो ग्रैनुलेशन टिश्यू यहाँ पे जनरेट होना है वो नहीं होगा। और इसीलिए जब भी हम लोग रोल गॉज डालेंगे उसको जेंटली डालना है और लूज रखना है, ठीक है, लूज रखना है, इसको बहुत ज़्यादा टाइट नहीं रखना। तो ऐसे हम लोग पेशेंट में इसका ड्रेसिंग करते हैं। और अल्टीमेटली अगर हम लोगों को लग रहा है कि आप लोग फैमिली बस ब्रेन हो चुका है तो उसमें प्राइमरी सूचना कुछ दिन के बाद हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका लैक्टेटिंग मदर में इसका टाइप हुआ। अब देखते हैं हम लोग नॉन लैक्टेटिंग एक्सिस कैसे होता है, और ये भी हमारा इंट्रामेमोरी का टाइप, ठीक है। इट इज कॉमनली ऑकर्स इन द डक्ट कैक्टस जो हमने पहले भी पढ़ा। और पेरिएरियोलर इन्फेक्शन मतलब ये अगर होता है तो ये डक्ट कैक्टस की वजह से होगा या फिर पेरिएरियोलर इन्फेक्शन की वजह से हम लोगों को नॉन लैक्टेटिंग मूवमेंट में ये देखने को मिलता है। इट इज कॉमन ऑर्गेनिज्म और बैक्टीरियाइड्स हो सकता है इसका कॉमन ऑर्गेनिज्म, अनारोबिक स्ट्रेप्टोकोकाई की वजह से हो सकता है, एंटेरोकोकाई की वजह से होता है, या फिर कोई और ग्राम निगेटिव ऑर्गेनिज्म जो होगा उसकी वजह से भी ये हो सकता है, ठीक है। और जनरली हमने देखा कि जो ब्रेस्ट एब्सिस होते हैं वो स्टेफिलोकोकस ऑरियस की वजह से होता है। इट इज कॉमनली रिकरेंट विद टेंडर स्वेलिंग अंडर द अरियोला। अब ये जो होता है वो अरियोला के अंडर ही स्वेलिंग हम लोगों को मिलेगा, ठीक है। और दूसरी चीज क्या है, इसमें रिकरेंस कॉमन है, ठीक है, यहाँ पे रिकरेंस कॉमन है लेकिन लैक्टेटिंग मदर में ये कॉमन नहीं है। इट इज कॉमन इन डायबिटीज मेलाइटिस, डायबिटीज ऑलरेडी रिस्क फैक्टर होता है और इम्यूनोसप्रेशन भी एक रिस्क फैक्टर होता है किसी भी कंडीशन के लिए। अब यहाँ पे ट्रीटमेंट प्लान क्या होना चाहिए, सेम जैसे कि हमने देखा एंटीबायोटिक हम लोग यहाँ पे भी यूज करेंगे, रिपीटेड एस्पिरेशन भी करेंगे, उसके बाद में यहाँ पे ड्रेनेज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा जो है हम लोगों को ट्रीटमेंट प्लान इसमें रखना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं हमारा रेट्रोमेमोरी एब्सेस या फिर रेट्रोमेमोरी मास्टाइटिस। रेट्रोमेमोरी मास्टाइटिस मतलब क्या हुआ कि जो हमारा ब्रेस्ट टिश्यू है, मान लो ये हमारे पूरे ब्रेस्ट टिश्यू है और ये हमारा डीप फेशिया है। डीप फेशिया के बाद में हम लोगों को ये मिलेगी मसल, ठीक है, ये हमारे पेक्टोरलिस मेजर मसल है। अगर मान लो यहाँ पे ये जो एरिया है यहाँ पे कोई इन्फेक्शन हुआ और यहाँ पे एब्सिस बना, यहाँ पे एब्सिस बना तो उसको हम लोग कहते हैं रेट्रोमेमोरी मास्टाइटिस, ठीक है, रेट्रोमेमोरी मास्टाइटिस। अब इसके कॉजेस क्या हो सकते हैं, जैसे कि हमने देखा कि ये रेट्रोमेमोरी मतलब मेमोरी ग्लैंड के पीछे बिहाइंड, तो होगा कि यहाँ पे मान लो ये हमारा चेस्ट एरिया है, कोई रिब का इन्फेक्शन होता है, ठीक है, मान लो ये रिब के इन्फेक्शन से भी हो सकता है, रिब का ऑस्टियोमाइलाइटिस हो सकता है, रिब का ऑस्टियोमाइलाइटिस हो सकता है। ये इन्फेक्शन भी आगे जाके यहाँ पे मसल में एक्सेस क्रिएट कर सकता है। दूसरी चीज क्या हो सकता है, चेस्ट में अगर कोई हेमाटोमा है, ठीक है, चेस्ट में अगर कोई हेमाटोमा है वो भी यहाँ पे इन्फेक्ट होकर एक्सेस बना सकता है। दूसरी चीज क्या है, कोई स्पाइन का यहाँ पे इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है, तो स्पाइन या फिर वर्टेब्रा का इन्फेक्शन भी आगे चलती है रेट्रोमेमोरी एक्सिस क्रिएट कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग जब भी देखते हैं ऐसे पेशेंट जिसमें रेट्रोमेमोरी मास्टाइटिस है उसमें कॉमनली कॉजेस क्या मिलते हैं, तो ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है,
ठीक है। और वो भी किसका, जो हमारे इंटरकोस्टल लिम्फ नोड है वहाँ पे स्वेलिंग मिलेगी और उसी के बेसिस पे हम लोग इसका डायग्नोसिस कर सकते हैं। जब हम लोग इसका बायोप्सी लेंगे तो हम लोगों को ट्यूबरकुलोसिस भी मिल सकता है। दूसरी चीज क्या है, ट्यूबरकुलोसिस ऑफ द रिब के ट्यूबरकुलोसिस या फिर ग्रुप का यहाँ पे अगर मान लो कि ऑस्टियोमाइलाइटिस का पेशेंट है उसमें भी हम लोगों को यहाँ पे रेट्रोमेमोरी एब्सिस मिल सकते हैं। सपुरेशन ऑफ द इंटरकोस्टल लिम्फ नोड, ये जो लिम्फ नोड थे हमारे इंटरकोस्टल लिम्फ नोड उसमें सपुरेशन अगर आता है तो ये एब्सिस फॉर्म कर सकते हैं। एम्पाइमा भी हो सकता है यहाँ पे। दूसरी चीज क्या है, इन्फेक्टेड हिमेटोमा हो सकता है जो कि हमने चेस्ट रीजन में देखा, ठीक है। और उसके बाद भी कुछ स्पाइन के भी डिसीजेस हो सकते हैं या फिर हमारे वर्टेब्रा के डिसीज हो सकते हैं जो आगे चल के यहाँ पे हिमेटोमा या फिर इन्फेक्टेड हिमेटोमा क्रिएट करेंगे और वो हमारे मास्टरडाइटिस में कन्वर्ट हो जाएगा। इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पे हम लोग को क्या करना है, तो चेस्ट एक्सरे करेंगे ट्यूबरकुलोसिस फाइंड आउट करने के लिए या फिर इनका यहाँ पे कोई ट्यूबरकुलोसिस वो फाइंड आउट करने के लिए एफएमएससी करेंगे। अगर यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हुआ है और वो एक हिमेटोमा है या फिर कोई एब्सिस बना है, तीसरी चीज यहाँ पे कोई सिर्फ स्वेलिंग दिख रही है, तो ऐसे टाइम पे हम लोगों को इसका एफएनएसी करवाना पड़ेगा ताकि हम लोग डायग्नोसिस तक पहुंच जाएंगे। ईएसआर अगर हम लोग करते हैं तो ईएसआर ट्यूबरकुलोसिस में आपको बड़ा हुआ मिलेगा, तो इससे हम लोग डायग्नोसिस कर सकते हैं। ये ट्यूबरकुलोसिस की वजह से हुआ होता है, तो उसको हम लोग पहले ट्रीट करेंगे जो प्राइमरी डिसीज है, उसके बाद में मास्टरडाइटिस को ट्रीट करेंगे। पेरिफेरल स्मीयर देखना है हम लोगों को, उसकी वजह से हम लोगों को एक आइडिया आ जाता है कि पेरिफेरल स्मीयर में एक्चुअली क्या यहाँ आया है। वो अगर पॉजिटिव फैक्टर बनता है तो उसको भी हम लोगों को पहले ट्रीट करना पड़ेगा। यूएजी ब्रेस्ट करेंगे, उसके साथ में चेस्ट वॉल का यूएजी करना पड़ेगा क्योंकि कॉज क्या है एग्जैक्टली फाइंड आउट हो सकता है, इसलिए यूएजी ब्रेस्ट करेंगे। अगर यहाँ से भी हम लोगों को डायग्नोसिस में हो सकता है तो हम लोग अल्टरनेटली हम लोग सीटी चेस्ट करते हैं जिसमें हम लोगों को कॉज का पता चल सकता है, ठीक है। तो इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पे हम लोगों को इतना ये सब करना है, चेस्ट एक्सरे, एफएमएससी, ईएसआर या फिर पीएस करना है और यूएजी करना है। और इसमें से अगर डायग्नोसिस नहीं होता तो हम लोगों को यहाँ पे चेस्ट का सीटी करवाना है। ट्रीटमेंट में क्या करेंगे, कॉजेस हैज टू बी रूल्ड आउट या फिर ट्रीटेड, जैसे कि कॉज रूल आउट हुआ उसके बाद में उसका ट्रीटमेंट करेंगे। ड्रेनेज थ्रू द सब मैमरी और रेट्रोमैमरी इंसिजन। जो सब मैमरी इंसिजन होता है मान लीजिए हमारा ब्रेस्ट टिश्यू है, ब्रेस्ट टिश्यू के नीचे से, ठीक है, ब्रेस्ट टिश्यू के नीचे से यहाँ पे इंफीरियर साइड पे अगर हम लोग इंसिजन लेते हैं तो उसको हम लोग सब मैमरी इंसिजन लेते हैं। और यही इंसिजन अगर हम लोग देखेंगे ये कॉमन होता है जब रेट्रो मैमरी और सब मैमरी यहाँ पे एब्सिस होता है, ठीक है। और इससे हम लोग बस का पूरा ड्रेनेज करेंगे। तो ये हमारा ब्रेस्ट एब्सिस या फिर हमारे मास्टरडाइटिस का पार्ट हुआ। अगले लेक्चर में हम लोग इसका जो नॉन कैंसरस रीजन्स है जैसे कि हमारे थायराइड एडेनोमा है, फाइलर ट्यूमर्स है, उसके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे।